हुई थी ड्राइव पे, तो उनको आज This call is now being recorded. सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? ब्लर है। ब्लर्ड है? नहीं सर, हो गई सही। ठीक है, देख लीजिए। देख लेने पर कर देंगे, मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद बात कर लेंगे। एक मिनट। ठीक है, सो कल हम लोगों ने किस पॉइंट पे छोड़ा था? सर डिमांड हाँ। डिजायर डिमांड डिफाइन हम लोग को डिस्कस है ना, कि मेरे ख्याल से अपने ये बात कर ली थी कि ये इम्प्रूवमेंट हुई क्यों रहा है ना, कि अपन एक्सरसाइज से VLSI तक क्यों गए। ठीक है, रीजंस थे कि इतनी जरूरत क्यों पड़ी इतने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की। So now today we are going to some theoretical wise from exam purpose, है ना, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या लिखोगे। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको अपन थोड़ा सा भी देखते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर देख लिया था तो सब लोगों ने, कल मैंने बोला था बुक से देख लेना एक बार। ठीक है, ये फिगर बस इसका ऐसा का ऐसा है, इसमें और कुछ फिगर में खास डिस्कस करने लायक है नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे बुक से देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आते हैं जैसे MCQ, तो उसमें पूछा जा सकता है कि एक मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पे व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप, है ना। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कंसेप्ट ऑफ ये हायरार्की ऑलरेडी अपन ने पिछले समय में भी डिस्कस कर रहे थे, याद है किसी को? ओके, we will come to that. Okay, for now VLSI जो मैं अडॉप्ट किया, ठीक है, उससे मैं क्या क्या बेनिफिट्स पड़े। ठीक है, तो जैसे बुक में थ्योरी दी गई है, सिर्फ 6-7 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको मैंने कीवर्ड्स के हिसाब से मैंने उनको ये ऐसे मार्क करके रखा है लिख के। ठीक है, सो VLSI में बेसिकली हम कर रहे थे इस स्केल इंटीग्रेशन पे कि लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को एक साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे इसके। तो जैसे कुछ एडवांटेजेस ये वाले हैं कि एरिया कम लगता है हमें। हमने कल भी एग्जांपल लिया था कि पूरा हमारे पीसी का और हमारे मोबाइल को अगर हम कंपेयर करें, शायद रिकॉर्डिंग एंड होने के बाद हुआ था, वो किसी ने क्वेश्चन किया था तो उस पे से। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यही बेनिफिट है
कि जो कैपेबिलिटीज आपके पीसी के मदरबोर्ड के थ्रू आपको मिल रही हैं, ठीक है, जिसका साइज फॉर एग्जांपल लगभग होता है 20 x 30 सेंटीमीटर, ये ज्यादा ही होता है, बल्कि 50 x 60 सेंटीमीटर लगभग मदरबोर्ड का साइज डेस्कटॉप पीसी का, है ना। और मोबाइल पीसी का कितना होता है हमारा, कम से कम 10 या 10 बाय 7 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। उसमें भी उतनी कैपेबिलिटीज मिल रही, कंपेरेबल कैपेबिलिटीज हैं, कुछ कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी, कुछ उससे थोड़ी कम होगी, पर कंपेरेबल कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो एरिया का एक बेनिफिट मिला हमें, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे कंपोनेंट छोटे होते जा रहे हैं तो वो उनको पावर कंजप्शन भी लेस होगा। अच्छा, ज्यादा पावर किस पे लगेगा, एक 10 बड़े बल्ब पे कि छोटे बल्ब पे, किस पे लगता है ज्यादा पावर? बड़े वाले पे कितना? डिपेंड करता है वो कितने कैपेसिटी कितनी है। अच्छा एक चीज बताओ, पहले इनके इंसिडेंस बल्ब ज्यादा यूज होते थे फिलामेंट वाले, Yes, वो sir. भी 10 वाट के आते थे। आज एलईडी बल्ब आ रहे हैं, वो भी 10 वाट के आ रहे हैं। पावर कंजप्शन कम कहाँ हुआ? सर एलईडी बल्ब में, कैसे? वो भी तो 10 वाट का था, ये भी 10 वाट का है। बट सर वो एनर्जी कम कंज्यूम कर रहे हैं। अरे एलईडी कम कंज्यूम कर रहा है, पर हमें तो उतना ही देना पड़ रहा है ना। हाँ सर, बट एलईडी में जो कंपोनेंट है वो जो 10 वाट के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो उसको इंक्रीज करके दे रहे हैं अब उनको, मतलब सर वो कम एनर्जी ले रहे हैं और आउटपुट उसका ज्यादा आ रहा है कंपोनेंट का यूज करके। सर इसकी लाइफ ज्यादा रहती है एलईडी की एज उस कंपेयर यूनिट को बोलते हैं ल्यूमेंस ना, लाइट के यूनिट ल्यूमेंस। तो जितना बल्ब हमें ल्यूमेंस प्रोवाइड कर रहा था आउटपुट में, उससे कंपेरेबल एलईडी वाले ज्यादा ल्यूमेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनका पावर डिसिपेशन भी ज्यादा होता था, वो हीट अप हो जाते थे। एलईडी देर में हीट अप होते हैं एलईडी बल्ब, ठीक है। किसी ने एलईडी बल्ब पकड़ के देखा गर्म होता है कि नहीं होता है? एलईडी होता है पर बहुत टाइम बाद, ये कभी हुआ तो हुआ, कभी 2-3 होता घंटे नहीं चल जाएगा तो थोड़ा सा गर्म होएगा वो, है ना। यस सर। और इनकैंसेलेबल वो क्या होते थे फिलामेंट वाले की जरा में 2 या 3 मिनट में गर्म होने लगते थे, है ना। उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी होगी कई लोगों ने। ये जो शॉप्स वगैरह रहती हैं पेटिस वगैरह की, उनको लोग बल्ब लगा के रखते थे, है ना, पेटिस गर्म करने के लिए। देखे हैं वाले बल्ब? यस सर। यस सर। देखे होंगे ना, पहले चलते थे, ये 1-2 साल पहले तक भी वही एप्लीकेशन चलती थी, अब तो प्लेट्स आती हैं, ठीक है। ओके, टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग का क्या लिखा है, लेस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट सिस्टम लेवल, ठीक है। क्यों, ऐसा कैसे होगा? जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ टेस्टिंग या राउंड ऑफ टेस्टिंग कम कैसे हो जाएंगे, कम क्यों करनी पड़ रही है? देखो यहाँ पे टेस्टिंग से मतलब है कि जो भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं या जो भी हमने सिस्टम डिजाइन किया है वो वर्किंग कैसी कर रहा है, इंटेंडेड वर्किंग उसकी है या नहीं है। जितनी पावर रिक्वायरमेंट चाहिए थी पावर सप्लाई पे, पावर डिसिपेशन, पावर जनरेशन, सब कुछ टेस्टिंग में सब कुछ आता है ना, उसका ऑपरेशन से रिलेटेड जो जो चीज हो सकती है, तो वो चीजें कम क्यों करनी पड़ रही हैं? क्यों है लेस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एट सिस्टम लेवल? देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़े हैं तो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट कम क्यों है? इसके अंदर कोई विचार प्रकट करना चाहेगा? सर क्योंकि हमने सबको साथ में कनेक्ट कर दिया है तो हम सबकी टेस्ट एक बार नहीं कर सकते, हमको बार बार अलग अलग एक कंपोनेंट की करने की जरूरत नहीं है सर। अगर वो उनका थोड़ा सा नियर अबाउट है जिनमें, पर ये है कि जो बड़े सिस्टम होते हैं, ठीक है, अगर मैं उसको एसएसआई स्केल में बात करूं, है ना, जहाँ पे 100 से 200 कंपोनेंट हो रहे थे, यहाँ पे 2000 कंपोनेंट हो रहे हैं मान लो, तो भी तो वही कर रहे थे हम, तो भी तुम वही कर रहे थे जो आप बोल रही है फिर। ठीक, यहाँ पे एक कीवर्ड ये आता है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अरे एट सिस्टम लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम की लेवल की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने इनिशियल इनपुट दिया
बीच में इंटरमीडिएटरी और फाइनल आउटपुट देखे, ठीक है। हम जो भी पावर रिक्वायरमेंट या प्रोपोगेशन या जो भी टेस्ट करेंगे वो हम पूरे इनपुट आउटपुट सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, एंटिटी लेवल, ब्लैक बॉक्स लेवल पे, ठीक है। अंदर के कंपोनेंट्स हम नहीं कर रहे, और क्योंकि अंदर के कंपोनेंट्स हम पहले ही टेस्ट करके लगाए हमने, तो हमें पता है वो सारे कंपोनेंट उनकी ऑप्टिमम कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, बस हम उनके इंटरकनेक्शंस हो सकता है सिस्टम में थोड़ी सी एक बार टेस्ट करने पड़े, ठीक है। दैट्स व्हाई लेस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर चौथा पॉइंट है हायर रिलायबिलिटी मेनली ड्यू टू इंप्रूव ऑन चिप इंटरकनेक्ट्स, ठीक है। इंटरकनेक्ट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, और दूसरा कीवर्ड है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी से क्या समझ रहे हो यहाँ पे, आपने एक मोबाइल डिवाइस लिया है, अगर मैं बोलता हूं कि दिस पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस इज मोर रिलायबल देन मोबाइल डिवाइस ऑफ दैट कंपनी, कंपनी ए का डिवाइस ज्यादा रिलायबल है कंपनी बी के डिवाइस से, ऐसा क्यों? अच्छा, किसी ने सैमसंग का फोन चलाया है? यस सर। टू बी स्पेसिफिक, यस सर। किसी ने कोई और कंपनी का फोन चलाया है? यस सर। जैसे सैमसंग वर्सेस रियलमी। या रेड रियलमी। Redmi, दोनों में से कौन सा डिवाइस ज्यादा कंपेरेबल? सैमसंग वर्सेस Realme। ठीक है, रियलमी, रेड एमआई सब एमआई के हैं, तो सैमसंग वर्सेस एमआई किसके डिवाइस ज्यादा रिलायबल? एमआई के। सर MI। क्यों? MI। क्यों? सर कॉस्ट एफिशिएंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सैमसंग के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी हैं, बैटरी बैकअप अच्छा है, है ही नहीं। मतलब जो जो मेन रिक्वायरमेंट्स रहते हैं सब बढ़िया हैं सर। पर मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, दोनों को फोन एक हाइट से गिराओ, एक हाइट से गिर जाएं, सैमसंग जल्दी टूट जाता है, वो सैमसंग बचा रहता है, एमआई टूट जाता है। नो सर। यस सर। यस सर। सर वो अच्छे सैमसंग के फोन लेते तो ये होता है सर, सस्ते वाले लेते तो नहीं होता। वो सैमसंग वाले जो फोन्स रहते हैं सर वो 1 लाख के ऊपर के रहते हैं। उतनी कैपेबिलिटी है ना, तो यहाँ से क्या चीज निकल के आ रही है, रिलायबिलिटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, आप उसकी रिजिडिटी देख सकते हो, आप उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज देख सकते हो, आप उसकी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर सकते हो, वो कितनी एप्लीकेशंस परफॉर्म कर रहा है वो देख सकते हो, कितने फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं वो देख सकते हो, ठीक है। पर इन सब फीचर्स के बेस में क्या चीज है, ये सारे फीचर्स किस टाइप से अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस चिप में जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो कितनी अच्छी उनके बीच में बॉन्डिंग है, वायरिंग कितनी अच्छी है उन कंपोनेंट्स के बीच में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट में वही लिखा है कि हायर रिलायबिलिटी मेनली ड्यू टू इंप्रूव ऑन चिप इंटरकनेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात नहीं करी है, क्यों नहीं कर रहा है मैं भाई रिलायबिलिटी के साथ बिल्ड क्वालिटी की बात, ये मेरा क्वेश्चन है इस पॉइंट के साथ। सिर्फ हमने इंटरनल इंटरकनेक्ट्स की बात ही क्यों करी है, बिल्ड क्वालिटी की बात क्यों नहीं करी? Why is this so? देखो रिलायबिलिटी में तो सब कुछ अच्छी आती है, अगर आप 20,000 का एक डिवाइस खरीद रहे हो किसी भी कंपनी का, आप क्या चाहोगे, कम से कम 1-2 साल तो अच्छा चले, है ना, बिना टूटे फूटे, है ना। जो गिरते सबके फोन है, किसी का फोन ऐसा नहीं होगा आज तक जो एक बार भी उसके हाथ से ना गिरा हो, टेबल से, बेड से, हाथ से, ठीक है। तो उसमें आपको रिजिडिटी भी जरूरी है, स्क्रीन ना चटके, बॉडी ना चटके, खराब दिखने लगता है, स्क्रैचेस ना आए बॉडी पे बाहर, है ना। फिर हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी पॉइंट पे? बताओ, हम सिर्फ इंटरकनेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? So I think cost reducing. नहीं, इसमें कॉस्ट ऑफ सिलेंडर नहीं है, मार्केटिंग वाला कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है।
टेक्नोलॉजी और बेसिक फिजिक्स। सर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि सर अभी हम उसके फीचर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे, अभी हम उसके सिस्टम के इंटरकनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर उसके जो बिल्डिंग बेस है या ओके, जो हम आउटर परफॉर्मेंसेस यूज करेंगे, हमने अभी इसके बारे में बात नहीं की, ये एक रीजन हो सकता है। ओके, तो उससे टेक्निकली क्या अंतर पड़ेगा? कैसे? सर मतलब क्योंकि अभी अभी हम जो बात करें वो इस बारे में बात करें कि हमारा डिवाइस कैसे ऑपरेट होगा, उसको ऑपरेट होने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या डिवाइसेस अलग से यूज होंगे। और सर जब हम उसकी प्रोडक्ट बिल्डिंग करेंगे तो उसके बाद से उसकी प्रोडक्ट बिल्डिंग में सर क्या फीचर्स डालने हैं, क्या स्क्रीन साइज डालनी है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो एक अलग पॉइंट पे आ जाएगा। हाँ, ओके, यहाँ पे जो चीज हो रही थी, ठीक है, रिलायबिलिटी की और इंटरकनेक्ट की बात हुई थी, तो मैंने थोड़ी पहले बोला था इंटरकनेक्ट क्या है, बेसिकली आपके वायर्स। ठीक है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, उसकी लेंथ और पर्टिकुलर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, इन चीज से हम उसका वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पावर डिसिपेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। होता है, पढ़ा है बेसिक फिजिक्स में ये चीज? ठीक है, ओके, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये चीज फिजिक्स में, कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर डिसिपेशन इन फॉर्म ऑफ हीट? यस सर। एक ही ने पढ़ा है? चलो, दो ने पढ़ा है, दो तीन लोगों ने पढ़ा है, चलो चलो ठीक है। तो एक चीज बताओ, एक मेरे पास ये वाला वायर है, ठीक है, लेटरल व्यू में बना रहा हूं मैं, सामने से देखते में, और एक मेरे पास ये वाला वायर है। दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर छोटे वाले का। क्यों? सर बिकॉज उसमें करंट को फ्लो करने के लिए इतना गैप नहीं है। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, कितनी जगह चाहिए होती है? इसे मैं उतनी मतलब डिस्क्राइब तो नहीं कर पाएंगे, बट सर वो छोटा वाला ही होगा सर। छोटे वाले का रेजिस्टेंस एक सर का नॉर्मल सर ज्यादा होगा। सॉरी सर पावर और एरिया सर, का सर, इनवर्सली एक normal- प्रोपोर्शनल रिलेशन है सर, इसलिए क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम, इनवर्सली रिलेटेड है। एक नॉर्मल एग्जांपल है तो एक पाइप होता है जिसमें से वाटर फ्लो करते हैं, अगर उसमें वो नहीं, वाटर वाटर को मत जाओ, ये वाटर नॉर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन फिजिक्स से मत जाओ, अभी रुको, इलेक्ट्रॉन भी रुको। और अभी एरिया की बात नहीं हो रही। अच्छा, अभी एरिया की तो हो रही, हाँ एरिया की हो रही, हाँ अभी लेंथ की नहीं हो रही। सर एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड करेंगे। एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा सर ज्यादा होगा सर। सर एरिया कम होगा तो उनकी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के अगर मेरे पास वायर थिक है तो उसका पावर डिसिपेशन कम होगा, ऐसा? अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता हूं मैं। मेरे पास दो डिवाइस हैं, एक डिवाइस की पावर रेटिंग है 230 वोल्ट या वोल्ट में नहीं, वॉट में जा रहा है अपन, 100 वॉट। एक डिवाइस है जो वर्क कर रहा है 1500 वॉट पे, 100 वॉट और 1500 वॉट। किसके पावर सप्लाई का वायर पतला से काम चलेगा, किसका मोटा रहेगा?
सर 1.5 वाट का ज़्यादा मोटा रहेगा यस सर और 100 वाट का थोड़ा नॉर्मल भी चल सकता है। क्यों? अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो वायर हम मोटा क्यों लगा रहे हैं? सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का और वायर मेल्ट हो सकता है। ठीक है, इस चीज से मैं इस कंसेप्ट को कोरिलेट करूं, मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि मेरे को जितना ज्यादा उसमें वोल्टेज या करंट फ्लो कराना है उतना ही मेरे को थिक वायर रखना पड़ेगा। यस सर। और जितना थिन वायर रहेगा उतनी जल्दी सर्किट ब्रेक हो सकता है वायर मेल्ट होके। यही चीज आ रही है निकल के। यस सर। एम आई करेक्ट? इसमें डिडक्शन करेक्ट? ठीक है, तो मतलब कि अगर मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो मेरे को इंटरकनेक्ट कैसे चाहिए? थिक, है ना, डेंस थिक चाहिए। ये ओके है? ठीक है, इसके बाद दूसरा आता हूं मैं लेंथ पे। एक ये वायर है, इसकी लेंथ ये है, एक वायर की लेंथ ये है। ठीक है, अब हम इसको तो सेव कर चुके हैं, हमें थिकनेस ज्यादा चाहिए। कौन सा वायर ज्यादा रिलायबल होगा? कौन सा वायर ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा? लंबा वाला या छोटा वाला? सर दोनों सेम ही रहेंगे। क्यों? सर लेंथ का कोई मतलब, सर लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसका एरिया डिपेंड करता है। पक्का? यस सर कंफर्म। अच्छा चलो, मैं एक मेरे पास सर एक लेंथ से बस रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, उसके अलावा कहीं और फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं उसी रेजिस्टेंस को लेके आ रहा हूँ। मेरे पास एक कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है, ओके, मैंने उसमें एक पॉइंट लगाया है 100 मीटर दूर, एक पॉइंट लगाया मैंने 5 मीटर दूर। क्या चांसेस हैं कि किस पे क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी? 5 मीटर वाले में। 5 मीटर सर। सर 5 मीटर। क्यों? 5 मीटर। क्यों? सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो सर जितना लेंथ ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो कम रेजिस्टेंस रहेगा तो मतलब अच्छी क्वालिटी का करंट पहुंचेगा। तो वो जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है वो क्वालिटी कहाँ जा रही है? क्यों वेस्टेज हो रही है? किस चीज में वेस्टेज हो रही है? सर रेजिस्टेंस कोलिजन के कारण उसकी एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो रही है। अच्छा, कैसे? वही तो हीट के फॉर्म हीट की तो हम बात कर चुके हैं, हीट की तो हम बात करते हैं, हीट डिपेंड किस पे कर रही है? वायर की थिकनेस पे, है ना, हाँ, ये तो हम बात कर चुके हैं हीट डिस्पर्शन की। ठीक है, कि अगर मेरे थिन वायर रहेगा हीट तो जनरेट उतनी हो रही है। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। हीट का यूनिट क्या रहेगा? टेम्परेचर का यूनिट क्या रहेगा? सेल्सियस सर। सेल्सियस। केल्विन। केल्विन। तो पिछले कंसेप्ट में हम जो बात कर रहे थे, अगर हीट जनरेट हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस की, कौन सा वायर जल्दी मेल्ट होगा? सर थिन वायर। सेम मटेरियल पे भी, है ना, ठीक है। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ लेंथ पे, तो मैं इसको तो हटा दो, टेम्परेचर को हम हटा दें, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी वायर की लंबाई की, ठीक है। कौन सा वायर डिस्टॉर्शन ज्यादा देगा? आपने बोला लंबा वाला। तो वो जो क्वालिटी लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? सर हीट एनर्जी के फॉर्म में। नहीं, कोलिजन एनर्जी के फॉर्म में। इसके कोलिजन एनर्जी। कोलिशन एनर्जी तो वो हीट जनरेट करेगी। कोलिशन एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, टकरा रहे हैं। और वैसे टर्म कहां से उठा के लाया तुमने कोलिशन एनर्जी? यस सर। टर्म कहां से उठा के लाए? सर फिजिक्स। फिजिक्स? तो फिजिक्स से एक चीज और उठा लो यहां से। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस किधर रहेगा? इधर।
थंब रूल यही पढ़ा था हमने, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। यस सर। यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा करंट फील्ड जो इंड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपोजिट। अपोजिट की ऑर्थोगोनल? क्या बोलना चाह रहे हैं? सर जेड एक्सिस की साइड, तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ऑर्थोगोनल ना, ठीक है। तो ये उसने इंड्यूस किया करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सर अपोजिट रहेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा? क्या अभी तक मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। पक्का? ठीक है। अब मेरे पास ये दो वायर्स हैं, ठीक है, दोनों कम्युनिकेशन लाइंस हैं, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा दोनों में? ऐसे ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो नीचे वाला वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां रहेगा? लेफ्ट टू राइट या ऊपर नीचे, किधर रहेगा? नाइन्टी डिग्री पे, लेट्स से ऐसा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे ये कुछ इंड्यूस करेगा करंट फील्ड, ठीक है। इसने करंट फील्ड इंट्रोड्यूस किया अगेन 90 डिग्री पे, ठीक है। और जेड एक्सिस जैसे बोला था, तो मैं मान ले रहा हूं इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है, इनसाइड द स्क्रीन इसने इंड्यूस किया जेड। तो ये वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस कहां आई? ये वाली, ठीक है। अब जो इंड्यूस्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो या तो इसके सपोर्ट में होगी या इसके अपोजिशन में होगी। ये तो चीज है क्लियर। हम ये नहीं बोल रहे सपोर्ट में या अपोजिशन में, पर इन दोनों में से ही कुछ होगा जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। एम आई करेक्ट और नॉट? देन करेक्ट मी। सर करेक्ट है सर, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग सर वो अपना अपोज करेगा सर, जिसके कारण मतलब जिससे जनरेट होगा उसे अपोज करेगा सर, है ना। पर जिससे जनरेट हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नियर बाय वायर की बात कर रहा हूं, जो वायर पास से गुजर रहा था, ठीक है। कुछ भी करेगा, अपोज भी कर रहा है, सेम वायर है डिफरेंट वायर है, पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट करेगा, ये तो पक्का है। यस सर। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो दो वायर एक साथ फ्लो हो रहे थे यहाँ पे, इस वायर के फ्लो के कारण इस वायर का फ्लो इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा लंबे वायर्स होंगे, जितनी ज्यादा देर उसको मिलेगी इंपैक्ट करने के लिए, उतने ज्यादा चांसेस हैं वो उस क्वालिटी को इंपैक्ट करेगा। इसलिए कभी भी एक आध चीज ऑब्जर्व करना, अपनी घर के आसपास नेबरहुड में थोड़ा सा घूमना, देखना, अगर नहीं ध्यान दिए हो, हर थोड़ी डिस्टेंस पे 100-200 मीटर्स पे कम्युनिकेशन लाइंस के साथ रिपीटर लगे होंगे, ठीक है। खास करके लैंडलाइन साथ तो जरूर लगे होंगे, वो वायर लाइन, वो से डब्बे होते हैं वो। हाँ, हर थोड़ी दूर रिपीटर्स नहीं लगे रहते, एक रिपीटर तो एक बॉक्स यस सर। ड्रॉप पॉइंट आता है घर पे लैंडलाइन का, एक तो इससे दूर जाके ऐसे बहुत बड़े सर्किट टाइप वायर्स लगे होंगे, 50-60 कनेक्शन निकले होंगे उसमें से, देखना जिन्हें नहीं देखे हो आसपास, ठीक है। तो ये रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं ताकि इस इफेक्ट को वो नेगलेक्ट कर पाए, नेगेट कर पाए, ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। वोल्टेज रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, पावर रिडक्शन, ठीक है। तो जितना छोटा वायर होगा उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना लंबा उतने ज्यादा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने की चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए अब, पूरे इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी वायर हम
डिजाइन कर रहे हैं हमारे सर्किट बोर्ड के ऊपर वो थिक होना चाहिए एंड इट शुड बी स्मॉलर एंड थिकर, ठीक है। तो जिन लोगों ने पीसीबी डिजाइन करी होगी उन लोगों ने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, उनसे बोला जाता होगा कि कॉपर की जो वायरिंग छोड़ोगे तो उसी मोटी वायर छोड़ना, इसको पतली वायर मत छोड़ना, ठीक है। और ज्यादा लंबे वायर नहीं बनाओ, ज्यादा लंबे वायर बनाओगे वो बीच से ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जिनने करी है उनको पता होगा, जिन्हें नहीं करी जब करोगे तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना जो भी तुम्हें पीसीबी डिजाइनिंग बताए, है ना। और नहीं तो खुद से एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, पीसीबी डिजाइनिंग पे 2 वायर बनाना, ठीक है। पीसीबी रहेगी उसमें 2 वायर बनाना, एक थिन एंड लॉन्ग, ठीक है, एक बनाना थिक एंड स्मॉल। दोनों में देखना किसमें ज्यादा वोल्टेज अच्छा आपको मिल रहा है, या तो एक बार लेंथ कांस्टेंट रख के थिकनेस वेरी करना या एक बार थिकनेस कांस्टेंट रख के लेंथ वेरी करना, देन देखना किसमें ज्यादा अच्छा वोल्टेज फ्लो मिल रहा है, ठीक है, किसका रेजिस्टेंस कम है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो वापस आते हैं वीएलएसआई पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो सर्किट में थे बहुत सारे कंपोनेंट थे, डेंसली पॉपुलेटेड सर्किट था, तो ऑटोमेटिकली जो वायर फॉर्म हो रहे थे कॉपर वायर्स कम्युनिकेशन के लिए या कंडक्शन के लिए, कंडक्शन के लिए, वो बहुत छोटे थे और छोटे अनुसार उनकी थिकनेस कंपैरेटिवली L वर्सेस A ज्यादा हो रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर सेम थिकनेस की बात मैं करूं थिकनेस दोनों की बराबर है, पर L/A रेशियो किसका ज्यादा होगा या किसका बेहतर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीजों को ऑब्जर्व करना, समझ जाओगे जब प्रैक्टिकली करोगे, पर करके देखना जब भी पीसी बनाओ, प्रोजेक्ट तक आते आते तो बनाओगे एक बार अगर हार्डवेयर प्रोजेक्ट बनाते हो तो, ठीक है। और सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग तो है ही है, ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं कॉस्ट सेविंग कैसे हो रही है। अभी क्लास कर देता हूं, क्लास कर देता हूं। ओके, सो कॉस्ट सेविंग में किसी को कोई डाउट, कॉस्ट सेविंग कैसे होती है? That is the major driven force, है ना, कि भाई पैसे कम खर्चा करने हैं, हमें फैसिलिटीज चाहिए, हमें एडवांटेजेस चाहिए दुनिया भर के, पर पैसा कम लगना चाहिए, और जब बनाने में कम पैसा लगेगा तब तो बेचने में उसको प्रॉफिट आएगा, और खरीदने वाले को जब पैसे कम देना पड़ेगा तो वो खरीदेगा, है ना, सब खेल पैसे का है, ठीक है। और स्पीड, और भाई क्योंकि वायर छोटे हैं तो टाइम कंजप्शन भी कम होगा सिग्नल्स को इधर से उधर ट्रैवल करने में, तो ऑब्वियसली स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इज दिस स्लाइड क्लियर? किसी को स्लाइड पे जो पॉइंट्स है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन पॉइंट बताओ। ऑल ओके? सर इसमें जो आपने टेस्टिंग वाला पॉइंट बताया था, तो सर आपने ये बताया था कि जो उसकी स्मॉल मतलब स्मॉल इंटरकनेक्शन हैं, सर हम उनको पहले ही टेस्ट करके उनको इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो सर अगर बाद में दिक्कत आती है डिवाइस में, तो सर हमको फिर पूरा ही खोल के देखना पड़ेगा। तो सर ये लेस टेस्टिंग वाला जो क्राइटेरिया है उसकी एडवांटेज का, तो वो तो एक डिसएडवांटेज ही हो सकता है ना। देखो, टेस्टिंग फेज में 2 हिस्से होते हैं, है ना, एक होता है 2 या 3 हिस्से बोल सकते हो आप उसको। एक होता है कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग, ठीक है, फिर एक होता है मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग, फिर एक होता है सिस्टम लेवल टेस्टिंग, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का समझो उसको, भाई ये एक सिस्टम है, इसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे, डिस्प्ले मॉड्यूल, कीपैड मॉड्यूल, है ना, फिर ALU मॉड्यूल, ठीक है। तो सिस्टम मॉड्यूल में क्या कर रहे हो आप, इनपुट दे रहे हो, डिस्प्ले देख रहे हो, ठीक है, प्रोसेसिंग यहाँ हो रही होगी, तो आप सीधे इनपुट और आउटपुट पे चेक कर रहे हो, है ना, और कहीं पे कुछ चेक नहीं कर रहे हो,
ओके, आप कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सिस्टम लेवल टेस्टिंग की, ठीक है। अगर सिस्टम लेवल ओके आती है, उसके वेरियस आपको कम्युनिकेशन देखने हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स कम रहेंगे, जो कि आप कंपोनेंट के कंपैरेटिव बात करो तो, है ना। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं। वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट रहता है, लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट रहता है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इसको ऐसे समझो, मैं एक माउस परचेस करता हूं, ठीक है, कंप्यूटर का एक माउस परचेस करता हूं, आपने ही परचेस किया होगा, आप उसको टेस्ट कैसे क्या करते हो, उसके टेस्ट में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या करते हो? अगर कर्सर हिलता है उसके साथ तो सही, नहीं तो नहीं हो सकता। उसको कनेक्ट करते हो, भाई लाइट जल रही है कि नहीं, नीचे ट्रैकिंग लाइट जल रही है, हिला के देख लिया, हाँ हिल रहा है, क्लिक करके देख लिया, व्हील हिला के देख लिया, स्क्रॉल हो रहा है। कितने इनपुट कंडीशंस दी और कितने आउटपुट ऑब्जर्व करे? ये सर 5 या 6 कंडीशंस, ठीक है। तो ये सिस्टम लेवल है, ये माउस सिस्टम है, ये पर्टिकुलर डिवाइस है ना। अब अगर मैं इसके अंदर मॉड्यूल पे उतरूंगा, तो मेरे पास पर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, भाई ट्रैकिंग मॉड्यूल है, एलईडी इंडिकेटर मॉड्यूल है, मेरे पास का वाईफाई मॉड्यूल होगा, इसके अंदर कनेक्टिविटी मॉड्यूल होगा जो वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, ठीक है। मेरे पास क्लिकिंग मॉड्यूल होगा कि वो सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मॉड्यूल, सिग्नल्स को ट्रांसमिट कन्वर्जन कर रहा है ना। बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं ऐसे इसके अंदर। ये तो अपने ऊपर के पता है, बनाने वाले को और भी पता होंगे, है ना। 50 तरीके के होंगे मॉड्यूल्स, ठीक है। XYZ एक्सेलेरोमीटर भी लगा होगा कि भाई ऊपर हवा में है, नीचे सरफेस पे है कि नहीं है, हवा में रख के माउस हिलता है क्या, लाइट तो तब भी चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सोनिक कुछ वो भी लगा होगा, सोनिक बोल रहा हूँ, सॉरी, कौन सा सेंसर होता है वो, नाम भूल रहा हूँ मैं, जो डिस्टेंस को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वेट वो भी लगा हुआ टच सेंसर, भाई नीचे जमीन पे है कि नहीं है, कि जमीन से ऊपर है ना। अब जमीन से एक आध दर में ऊपर रखो तो हो सकता है मूव हो जाए, ठीक है, पर जमीन पे रखोगे तभी सही तरीके से मूव होगा, जब फ्लैट सरफेस पे होगा तभी, है। अगर मैट फिनिश वाला सरफेस होगा तो उस पर भी सही से मूव नहीं होगा, ये सही से ट्रैक नहीं करेगा, इसको प्लेन सरफेस चाहिए है ना, ठीक है। तो ऐसी ये सिस्टम लेवल में आती है, लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, सिस्टम लेवल पे आके। ओके, सो कैन यू मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड? सर जैसे अगर हम लेंथ का फैक्टर देख रहे हैं सर, लेकिन वो जो मटेरियल की कंडक्टिविटी है उसका फैक्टर देखेंगे तो सर मतलब कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है उससे ज्यादा तो सर सिल्वर की है। फिर सर मतलब मैंने इसलिए अलग-अलग मटेरियल की बात करी है मैंने, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा आता है ना सर, लेकिन उसमें नहीं महंगा की बात छोड़, अपने को तो मतलब ही नहीं अभी उससे, अपन तो कर रिलायबिलिटी की बात पे पॉइंट पे, तो कॉस्ट की बात नहीं कर रहे। पर मैंने क्या अभी बोला कि डिफरेंट मटेरियल्स के वायर देखो, नहीं ना? नो सर। और कौन से सर्किट में तुम्हारा सिल्वर यूज हो रहा है? मेरे ख्याल से गोल्ड यूज होता है, सिल्वर कहाँ होता है? सर जनरली एप्पल के डिवाइसेस में सर सुनते ऐसा होता है। पता नहीं यार एप्पल में हो रहा हो तो, मैंने तो गोल्ड सुना था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में गोल्ड यूज होता है, ठीक है। पर अगर होता भी है तो फिर सिल्वर तो बहुत सस्ता है रे, सिल्वर तो बहुत सस्ता एलिमेंट है। हाँ कॉपर की 100 महंगा होगा, पर सिल्वर बहुत सस्ता है। 1 ग्राम कितने का आ रहा है? 60 रुपीज सर। 60 या हाँ 60 62 रुपए में वेरी हो रही है उसकी कॉस्ट आजकल 2-3 साल से, ठीक है, 60 से 62 रुपए। इसमें कितने ग्राम सिल्वर लगा होगा इंटरनल सर्किटरी में, इस डिवाइस में? अगर लगा, चलो मान लो एप्पल डिवाइस में लगता है, ये डिवाइस है फॉर एग्जांपल, ये अभी 170 ग्राम का डिवाइस है, ठीक है, 170, या ये शायद और हैवी होगा तो 200 ग्राम मान लो, ठीक है। 200 ग्राम डिवाइस में कितने ग्राम सिल्वर लगा होगा? उसका डिस्प्ले पैनल हटाओ, उसकी बॉडी हटाओ, ठीक है, अब सर्किट और इंटरनल कनेक्ट्स बचे रहने दो। सर ज्यादा से ज्यादा 5-7 ग्राम लगा होगा बस, 5 भी नहीं, 5-7 ग्राम बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मुश्किल सर ज्यादा हो गया सर, यस सर। अपन
नैनो स्केल पे बात कर रहे हैं। नैनो स्केल पे 1 ग्राम बहुत सारी क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये जितने भी एलिमेंट है सिल्वर गोल्ड, ये बहुत मेलेबल होते हैं, है ना, बहुत मेलेबल एलिमेंट। कंडक्टिव सर सिल्वर का है ना सर, फिर गोल्ड क्यों यूज करते सर फिर वो लोग उसमें फॉइल में? क्योंकि शायद हीट रेजिस्टेंस, यस सर। शायद हीट रेजिस्टेंस है, उसके मेलेबिलिटी का इशू होगा। गोल्ड शायद ज्यादा आसानी से मेलेबल होता है कि चांदी, सर गोल्ड, है ना। और कौन ज्यादा मेलेबल होता है, कोई कौन ज्यादा फैलेगा प्रेशर सर में, गोल्ड ज्यादा फैलते सर, ठीक है। 4 किलोमीटर बहुत सारे जाते। होंगे रीजंस होंगे। अपन मटेरियल साइंस पे ना जाएं, बेहतर है, मटेरियल साइंस अलग चीज है ना। चलो तो बढ़े आगे। यस सर। यस क्लास है तो जोशना मैडम की बर्थडे डेट 51 ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। स्लाइड को देख लो, स्लाइड में कुछ खास डिस्कस करने नहीं है, ठीक है। फिर स्लाइड है, इस स्लाइड को भी थोड़ा सा देख लो, है ना। बेसिकली 16.5 में मूरे जी थे, इन्होंने एक लॉ दिया था, इन्होंने कुछ स्टडी करी, तो इन्होंने कुछ एस्टिमेशन दिए कि भाई आने वाले सालों में हर साल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया चिप पे डबल होते जाएंगे, ठीक है। इनने रेफरेंस लिया था 1 स्क्वायर इंच या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ वेफर का, ठीक है। तो इनने बोला नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा होते जाएंगे, और नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा हो रहे हैं तो जो साइज ऑफ कंपोनेंट है वो भी स्मॉल होते जाएगा, ठीक है। तो ये उसी का वेरिफिकेशन है, उनने जो थ्योरी दी थी। अब उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज करी जा रही है या ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है, ताकि ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट एक चिप पे बन पाए, है ना। तो वो एक सोचने की चीज है, पर ये चीज हो रही है, मूरिस लॉ फॉलो हो रहा है ना, ठीक है। तो मूरिस लॉ की एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो एक बार देख लेना बुक से, ठीक है। विकिपीडिया फॉलो मत करना, सबसे आसान तरीका तुम लोग वही करते, गूगल खोल के विकिपीडिया खोला, वहां से स्टेटमेंट देख लिया, ठीक है। और नहीं तो इनका 1965 का रिसर्च पेपर है, वो भी डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो, अच्छा है वो रिसर्च पेपर, ठीक है। 65 के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी इसमें टेक्निकलिटीज एक्सप्लेन करी गई है। तो चाहो तो 1 पेज का है, व्हाइट पेपर है, 1 पेज का है, फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इसमें मेरे को कुछ नहीं है अभी डिस्कस करने का। मैं जब उस पे आऊंगा क्या बोलते हैं लैम्डा रूल पे, तब मैं थोड़ी सी एक बार बात बताऊंगा इस पॉइंट की, ठीक है। ओके, अच्छा, ये है HRML, हमने पहले भी एक बार डिस्कस करे थे, ठीक है। ये किसको ध्यान है, क्या होती हैं चीजें, हायरार्की, रेगुलरिटी, मॉड्यूलरिटी, ध्यान है किसी को कुछ? हमने बात करी थी यस सर, लॉजिक गेट्स पढ़ा था तब करी थी। किसी भी प्रोडक्ट की इफिशिएंसी चेक करने के लिए पहले HRML रूल फॉलो करते हैं। कैसे? मैं कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं, कैसे फॉलो होगा? चलो मैं एक सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक सिस्टम था, इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स में बनाता हूं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। देखो 4 मॉड्यूल अलग अलग शेप के मैंने इसलिए बनाए हैं, शेप एंड साइज की, कि ये देखिए कि चारों की अलग अलग फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। अब इनके अंदर मॉड्यूलिटी का रूल क्या कहता है, लोकेलिटी का क्या कहता है, रेगुलरिटी, हायरार्की क्या कहते हैं, कौन सा लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा और किस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं नीचे से चलता हूं, ठीक है। लोकेलिटी क्या कहती है? लोकेलिटी का कहना यह है कि जो भी नंबर ऑफ वायर्स कम होने चाहिए।
हाँ करेक्ट, कि जो भी मॉड्यूल्स इंटरकनेक्ट होने हैं या जो भी कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट होने हैं जिनकी फंक्शनैलिटी सेम हो रही हो या फंक्शनैलिटी एक दूसरे से डिपेंडेंट हो रही हो, उनको आसपास रखना है, उनको पास पास रखना है, जिससे कि उनके जो इंटरकनेक्ट्स हैं वो छोटे हो सकें। ठीक है, यहाँ पे इंटरकनेक्ट वायर छोटे होने से मतलब उसकी थिकनेस का नहीं, उसकी लेंथ का इशू है। ठीक है, जितना छोटा वायर होगा उतने कम चांसेस होंगे कि वो गिरने से वो वायर टूटे। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपने अपना मोबाइल गिरा होगा आपका, उसकी स्क्रीन चटकी होगी। ठीक है, स्क्रीन जैसे चटकी होगी उसके सेंसर मॉड्यूल ने काम करना बंद किया होगा सबसे पहले। ठीक है, क्या उसकी बैटरी बैकअप पे कोई इश्यू पड़ेगा? नो सर। नहीं, क्यों? तो स्क्रीन टूटी है, बैटरी थोड़ा ना। यस। उसके जो कैपेसिटिव मॉडल था आपके फिंगर डिटेक्शन का, ठीक है, आपकी इनहेरेंट इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट करने का कैपेसिटेंस का, वो डिस्टर्ब हुआ है, और उसके कारण जो उसकी ट्रांसड्यूसर जो उसके अंदर मॉडल लगा हुआ कैपेसिटेंस को वो ट्रांसमिट करे इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपके मदरबोर्ड तक ले जाने के लिए, वो डिस्टर्ब हुआ। पर अगर वही वायर कहीं दूर होता, ठीक है, वो जो ट्रांसड्यूसर जो सिस्टम है अगर वो दूर होता मॉड्यूल, और बीच में कहीं बैटरी का मॉड्यूल निकला होता उसके पास से, स्क्रीन के पास से, तो क्या चांसेस हैं कि वो मॉड्यूल भी डिस्टर्ब होता स्क्रीन गिरने से? जर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? स्क्रीन के आसपास के एरिया में, है ना? ठीक है, चांसेस होते कि वो मॉड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता, उसके वायर टूट जाते, इसलिए बैटरी मॉड्यूल को दूर रखा जाएगा स्क्रीन मॉड्यूल से। दूसरा, अगर बैटरी मॉड्यूल हीट अप हो रहा है, ठीक है, तो क्या स्क्रीन मॉड्यूल के पास होता, क्या उसको इम्पैक्ट कर सकता था? वो कर सकता था कि नहीं कर सकता था? ठीक है, इसलिए अगर बैटरी मॉड्यूल का स्क्रीन से कोई लेन देना नहीं है तो उस मॉड्यूल का रखा जाएगा दूर, सिर्फ दो वायर आएंगे जो कि कहां पे कनेक्ट हो रहेंगे? स्क्रीन के पावर सोर्स में। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 वायर आएंगे, उतने से ही आएंगे। ठीक है, देखना हो कभी अपने पड़ोस की मोबाइल सुधारने वाली दुकान पे जाना, उससे बोलना हमें एक स्क्रीन दिखाओ, वो स्क्रीन दिखाएगा, उसमें से 2 या 3 वायर की बस निकली हुई होगी जो कहीं जाके चिप पे फिट हो जाएगी, बस इतनी कनेक्टिविटी रहती है स्क्रीन की। ठीक है, पूरा मॉड्यूल, उसी में आपके कन्वर्जन सिग्नल्स जाते हैं, उसी में आपके पावर सिग्नल्स जाते हैं, सब कुछ उतना ही जाता है। ठीक है, जिसके आसपास घर के पास हो, आज तुम लोग के लिए टास्क है जाना, उससे बोलना कोई मोबाइल खरीदना आया हो तो हम मोबाइल का इंटरनल आर्किटेक्चर दिखाओ, कहाँ पे क्या क्या होता है, उसकी चिप देखना, कहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कल जो लोग लैब में थे उनने फोटो ली थी उसकी डिवाइस की। यस सर। ठीक है, वो फोटो शेयर कर देना आज ग्रुप पे, है ना? ओके सर। और बाकी लोग जिनके पास फिजिबल हो, वो घर के आसपास अगर कोई मोबाइल सुधारने की दुकान हो उसको जाके देखो। सर कल ही देखा था मोबाइल। यस सर, देखा है। यस सर, देखा है। और यार 3 लोग कल मोबाइल देखते हैं सुधरते हुए। यस सर, देखा है सर। वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, मतलब सर स्क्रीन का भी रहता है, बैटरी का भी रहता है सर, वो बहुत छोटे 2 या 3 वायर रहते हैं बस। हाँ, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। पता था तुम लोग को? सर कल ही मोबाइल का ऑपरेशन किया था सर, खोला था। ऑपरेशन किया था मोबाइल का? यस सर। क्यों आशुतोष, क्यों किया? क्या हो गया सर? बहुत दुख हो गया था मोबाइल को। क्या हो गया था, क्या किया ये बताओ। चलो तो मैं कैमरा ऑन करो और बताओ, सुनाओ जरा कहानी, हम भी सुनेंगे। यस सर। क्या किया? ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सुनना चाहेंगे हम। कैमरा। मेरी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा कैमरा विजुअल हो पाए। और 1 मिनट रुको, अटेंडेंस को भी रिफ्रेश कर लूँ मैं। और सेव। ठीक है, ओके, मेरा कैमरा ऑफ। सर क्या मैं दिख रहा हूँ?
हाँ जरूर, पूरा 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 दिख रहा है भाई। ज्यादा नहीं। सर वो मेरा फोन गिर गया था तो सर उसका डिस्प्ले चला गया था। तो सर मैंने उसको मतलब उसमें पीछे स्क्रूज रहते हैं, पहले उसका बैक खोला था, उसके बाद सर अब स्क्रीन भी खोलने की कोशिश की तो टूट गई, आधी आधी लटक गई सर वो स्क्रीन। फिर मैंने दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ, रखी है सर वो ऊपर रूम में मेरे लेके रूम में। लेके लेके आ जल्दी से। सर ला तो रहा 11 बज चुके हैं, जिसको जाना हो जा सकता है, जिसको उसकी 2D स्क्रीन के कनेक्शन देखने हो रुक सकता है। लेके आ, यस सर ओके। लेके लेके जल्दी से। सर ला रहा 2 मिनट। तो जब तक वो स्क्रीन आ रहा है, जब तक किसी को कोई क्वेश्चन हो कल के और आज की जो चीजें डिस्कस करी हैं उसमें से बताओ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 11:05 हो रहे हैं, है ना? 5 मिनट तुम लोग की अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? सर स्क्रीन देख लें। देखना है तो इंटरेस्ट है तो रुके रहो, नहीं तो जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है? सर वो इंजीनियर बनते बनते सर रास्ता भटक गया सर, शायद डॉक्टर की तरफ जा रहा है वो ऑपरेशन के लिए। नहीं, सही ऑपरेशन कर रहा है वो। सर ऑपरेशन होते हैं ये सर। नहीं, ये चीजें जो हैं ये प्रैक्टिकल चीजें बहुत काम आती हैं, ठीक है? वो जो उसने वो देखा होगा, या तुम लोग जब जाके देखोगे, जब तुम्हें वो चीज कोरिलेट होगी ना अपने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में, तब बहुत काम की आएगी वो चीज। ये सर हमने भी ऑपरेशंस किए सर, बल्ब के ऑपरेशंस किए एलईडी वाले। तो उसमें कैसी होती है? उसमें तो पावर एलईडी लगी रहती है छोटी छोटी। हाँ सर वो सर वही खराब हो जाता है सर, पूरा बल्ब खराब हो जाता है उसमें। उसमें भी वो 2-3 वायर निकलते होंगे, उसमें भी एक छोटा सा सर्किट बोर्ड रहता होगा जिसमें पावर कन्वर्जन हो रहा हो, ठीक है? तो पावर रेगुलेटर सर्किट होगा उसमें, एलईडी बल्ब में उठा के देखना, छोटा सा एक पावर रेगुलेटर सर्किट होगा कि जहां से वो 230 वोल्ट आ रहा है उसको डाउनग्रेड कर रहा होगा, ठीक है, पावर सर को। इसका ऑपरेशन किया तो सर आधा तो उसका फोन आ टूट गया। गया था हाँ, सर, आधा कुछ टूटा हुआ ऐसा दिख रहा था। ये क्यों, कौन सा मॉड्यूल? तो मदरबोर्ड का मॉड्यूल होगा। हाँ सर। स्क्रीन तो वायर दिखाओ वो। सर स्क्रीन तो ये आधी ऊपर की निकल गई थी, हाँ, टूट भी गई 4 जगह से। अरे तो वो कहाँ है? कनेक्शंस होंगे ना इसके पीछे के। सर वो सर देखना पड़ेगा, कहीं फिक गई है सर। मिलते तो मैं आपको दिखाऊंगा। मॉड्यूल दिखाओ एक बार वो। अब देखो तुम लोग, इसमें कितने मॉड्यूल होंगे? इसमें एक सेम मॉड्यूल होगा, ठीक है? एक ये तुम्हारा मेमोरी मॉड्यूल है, बीच में प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, ब्लैक चिप जो दिख रही होगी, ठीक है? वो तुम्हारे इंडिकेटर्स लगे हैं उधर ऊपर, ये वाली पिंस उसकी गई होंगी, 2 पिन गई हैं जो, ठीक है, मेनली लेफ्ट साइड में पावर मॉड्यूल से, है ना? बाद में बाकी क्या छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, और ठीक है, पावर एलईडीज लगी हुई हैं कुछ एक तो, ठीक है? थोड़ा सा देखो, ठीक है कुछ, ठीक है? थोड़ा सा देखना है, ऐसा प्रैक्टिकली जाना है, कोरिलेट करना। जब देखोगे एक बड़े सिस्टम मोबाइल में हम चलाते हैं और छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अच्छा लगता है, समझ में आती है जब चीजें कोरिलेट होती हैं तो, ठीक है? ओके, सो किसी और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर मैं सेशन ऑफ करूं? ओके ठीक है, सेशन ऑफ कर रहा हूं मैं। सी यू गाइस टुमारो, है ना?